चलिए इसको किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे, आज मेरे पास एक दो टॉपिक्स है उनकी बात करते हैं। ऑल्दो द न्यूज़पेपर्स आर फ्लडेड विद टू थिंग्स। वन इज दैट ताइवान वाला इशू जो चल रहा है इंडो पैसिफिक में, उसके मेन पॉइंटर्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। मेन पॉइंटर्स वर रिलेटेड टू कि ये इशू का बैकग्राउंड क्या है या प्रेजेंटली उसके कंसीक्वेंसेस क्या हैं। आज के आर्टिकल्स में ज़्यादातर वही आया है कि इसके इकोनॉमिक, अगर वहाँ लड़ाई होती है जिसके चांसेस अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन होती है, तो उसके इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस रशिया यूक्रेन की वॉर से ज़्यादा होंगे। क्यों, ये हमने कल बात करी थी कि सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इंडस्ट्रियल वाइज ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है, और दूसरा शिपिंग लेन्स भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट गुजरती हैं। दुनिया का लगभग 1/3 ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक से होके जाता है, तो वहाँ पे डिसरप्शंस आ जाएंगी, सप्लाई चेन की डिसरप्शन आ जाएंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, या जितने भी सेक्टर्स सेमीकंडक्टर चिप के साथ जुड़ते हैं उनमें बहुत बड़ा डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। तो इकोनॉमिकली बहुत बुरा होगा अगर यहाँ कोई मेजर कन्फ्लिक्ट होता है। दोनों के लिए होगा, चाइना के लिए भी होगा, यूएस के लिए भी होगा। अब देखने लायक बात है कि कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। तो न्यूज़पेपर में वही बातें अब घूम घूम के आती रहेंगी। अब लोग करेंगे स्पेकुलेट कि 15 दिन बाद क्या होगा, 21 दिन बाद क्या होगा, 28 दिन बाद क्या होगा। तो हमें स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है इतनी जल्दी, ना तो मेरा कोई पेपर लाइंड अप है जिसपे मुझे ऐसा स्पेकुलेटिव क्वेश्चन आए। ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनको हम की देख रहे हैं, इनका जो ओवरऑल समरी है वो देखते जा रहे हैं। फाइनल अब 2-2 3-3 दिन या 5 दिन 8 दिन में कोई अगर मेजर डेवलपमेंट हुआ तो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक, बार बार रॉट लर्निंग का जरूरत नहीं है, बार बार आपको न्यूज रिपोर्टर बनने की आवश्यकता नहीं कि अभी चाइना ने 2 मिसाइल छोड़ दिए हैं, अभी चाइनीज जो शिप नेवल डिस्ट्रॉयर्स है वो वहां डिप्लॉय कर दिए, अभी वो एक्सरसाइज तो वो करेंगे ही। इट्स द सिमिलर स्टोरी लाइन ना, जैसे रशिया ने स्टार्ट किया था कि मिलिट्री मोबिलाइज कर दीजिए, ड्रिल्स स्टार्ट हो गए थे यूक्रेन बॉर्डर पे, तो वेस्ट कह रहा था कि नहीं नहीं ड्रिल लिए हमला नहीं करेंगे। अब भी सेम स्टोरी लाइन है, अब सभी लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमला नहीं करेंगे, ड्रिल ही है, ड्रिल है, मिलिट्री मोबिलाइजेशन है। उसके बाद छोटा मोटा हमला होगा, फिर हम कहेंगे नहीं ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है, ये फुल फ्लेज हमला नहीं करेगा। रशिया केस में भी ऐसा ही किया था हमने। तो वो देखने लायक बातें। अब इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्पेकुलेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आता, तो वो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए होता है। तो दूसरी जो फैक्टर है जो न्यूज में आ रहा है वो आ रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन है, तो कुछ बिल्स पास हो रहे हैं, कुछ बिल्स विदड्रॉ करे जा रहे हैं। हालांकि हम लोग सभी बिल्स को बहुत डिटेल्ड नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। आज उनमें से कुछ 2 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे पहला है कि सरकार ने वो डेटा प्रोटेक्शन बिल विदड्रॉ कर लिया। 2017 की जजमेंट के बाद एक कमेटी बनती है, कमेटी के बाद एक डेटा प्रोटेक्शन बिल हम लोग लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब उस बिल को वापस ले लिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, इसमें बहुत सारे चेंजेस थे। सरकार का कहना है कि इस बिल को हम लोग री इंट्रोड्यूस करेंगे विद द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स जो कि जेपीसी ने करी। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि ये एक टॉपिक है मेरे पास, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, उसके रिलेटेड एग्जाम में जो जो चीजें आ सकती हैं हमें उनको एक गो में देखना है। मुझे आपको इतना अंडरस्टैंडिंग देनी है कि कल को अगर राइट टू प्राइवेसी पे कोई भी न्यूज आती है आप मेरे बिना भी उसका सेंस बना सकें, है ना, आप अपने नोट्स को उस अकॉर्डिंगली अपडेट कर सके। तो 2-3 पहलू हैं जो हमें देखने। और दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये आपके आम जीवन में भी आपके काम आने वाली चीज है, बिकॉज इंडियन सिटीजन आर हार्डली बॉदर अबाउट प्राइवेसी। वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो इसको हमें देखना है। सरकार का बेसिकली कहना था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग बिल था, जो बीएन श्री कृष्णा कमेटी ने ड्राफ्ट करके हमें दिया था, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे नॉन पर्सनल डेटा को लेके है, या डेटा की जो लोकलाइज्ड स्टोरेज है उसको लेके है, या लीगलाइज्ड जो फ्रेमवर्क बनाया हर एक कंपनी को एक ऑफिसर अपॉइंट करना है, उसको लेके काफी क्रिटिसिज्म था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स रिकमेंड करे। तो उन अमेंडमेंट्स की वजह से हम लोग 81 जो अमेंडमेंट्स हैं उनको लेके आएंगे और दोबारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कभी पास ही नहीं होगा, दोबारा इंट्रोड्यूस होगा, टोटली न्यू बिल आएगा। अब न्यू क्यों आएगा इसकी भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस इशू को बेसिक लेवल पे जाके समझने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज प्राइवेसी। पहले मैं आपसे 2-4 सवाल करना चाहता हूं कि हाउ अवेयर यू आर अबाउट द प्राइवेसी एंड व्हाट इज प्राइवेसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेसी। गोपनीयता, हिंदी वालों के लिए गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी इज गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता रखने का अधिकार।
तो व्हाट इज प्राइवेसी? डू यू केयर अबाउट योर प्राइवेसी? हाउ मेनी ऑफ यू? ठीक है जी, आप नहीं करते? ओके, तो व्हाट इज प्राइवेसी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेसी? डेटा, आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हो बार बार, डेटा, तो इज इट ऑल अबाउट डेटा? डेटा इज अ टेकी टर्म, है ना, ज्यादातर मतलब टेक की, ऑल दो डेटा की डेफिनेशन सही बोल रहे हो आप कि इंटायर नोशंस में आ जाते हैं, बट जनरली इट इज अंडरस्टूड कि ये टेक्नो स्टोरेज वाला डेटा है, कहीं ना कहीं इन रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी। ठीक है, एनी अदर? बट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइवेसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेसी? जैसे तू परसों क्लास में नहीं आया, और उससे पहले दिन नहीं आया, हाँ, और तू नहीं चाहता था मुझे पता लगे, पर मुझे पता लग गया। इज इट ब्रीच ऑफ योर प्राइवेसी? इज इट ब्रीच ऑफ योर प्राइवेसी? बता, है या नहीं है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने किया? मैंने जाके देखा तुझे? फिर तो डेफिनेशन से बाहर हो गया। चलिए, जोक्स अपार्ट, मतलब अच्छा इनपुट चाहता हूं मैं आपसे, फिर ही हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, फिर ही मैं कोई मीनिंगफुल वो दे पाऊंगा। आप बताइए लास्ट, क्या नाम है आपका? अमन? अमित? अमित बैठ के बता दीजिए कोई। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप वैसे ही बताना नहीं चाह रहे? हाँ जी, बता दीजिए अमित जी। वर्च्यू ऑफ आर एग्जिस्टेंस। हम्म, एनीवन एल्स? थर्ड पर्सन विदाउट आर कंसेंट जो है वो हमारा डेटा एक्सेस नहीं करेगा। ओके, अगेन डेटा, ठीक है। देखो, प्राइवेसी नॉर्मली आजकल प्राइवेसी का जो डिबेट है, इट इज मोर और लेस सेंटर टूवर्ड्स डेटा प्राइवेसी इन दिस, बिकॉज इन दिस डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेसी का कंसर्न हम वैसे देखते हैं, बट ये डिबेट बहुत पुराना है, पिछली सदी से भी पुराना ये डिबेट है, जब डेटा या स्टोरेजेस या इस तरीके की चीजें तो थी भी नहीं। प्राइवेसी को किसी एक डेफिनेशन से नहीं बताया जा सकता, इसको लीगली भी हम कोई डेफिनेट प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दे सकते कि ये प्राइवेसी है या ये राइट टू प्राइवेसी है। इसको केस टू केस बेसिस पे ही एनालाइज किया जा सकता है, राइट? देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू द प्राइवेसी। what is privacy? like it's like every human being by virtue of his or her existence ये right को enjoy करता है ना? it can extend to certain aspects, bodily integrity है, your personal autonomy है, informational self determination है, protection from state surveillance, ये भी इसमें आ जाता है कि स्टेट आपको उस देख रहा है, डिग्निटी की बात है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, कंपेल्ड स्पीच है, फ्रीडम टू डिसेंट, टू मूव, टू थिंक, राइट? और बड़े बार इस मुद्दे को उठाया गया है, केस टू केस बेसिस पे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब द पॉइंट इज कि इन केस, अब केस टू केस बेसिस मैंने बोल दिया, कोई डेफिनेट डेफिनेशन भी नहीं है। अब हम लोग हैं एस्पायरेंट्स, हम ऐसे तो है नहीं कि आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो या लॉ पे रिसर्च कर रहे हो, एस्पायरेंट्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमें मेंस में आ जाते हैं। मेंस में अगर राइट टू प्राइवेसी पे कोई सवाल आता है या इस बिल पे कोई सवाल आता है, तो पहला इंपैरेटिव मेरा क्या रहेगा कि आपके आंसर का इंट्रोडक्शन में आप राइट टू प्राइवेसी को एक्सप्लेन करें, या प्राइवेसी को एक्सप्लेन करें जस्ट 2 या 3 लाइंस में। कहानी नहीं बना सकते, जैसे मैं कहानी बना रहा हूँ, आपके पास इतने शब्द नहीं होंगे वहां, है ना? मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, और मेरे पास लिबर्टी भी है, मैं 1.5 घंटा बोल सकता हूँ, आपके पास नहीं होगा ना, आप 1.5 घंटा लिख नहीं सकते वहां पे। तो हमें थोड़ी सी डेफिनेशन देखनी होगी। तो इन लाइन लाइक प्राइवेसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप टू seclude themselves or information about themselves, thereby express themselves selectively, अपने आप को एक्सक्लूड करना, अपनी सर्टेन इंफॉर्मेशन को किसी पब्लिक डोमेन पे ना जाने देना, या उसकी इच्छा या उसके राइट्स, इट्स अ प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्शन ऑफ वंस पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग पब्लिक और यूज्ड बाय अदर विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी यूज कर रही है आपकी परमिशन के बिना? कौन है? गाफा?
गूगल, अमेजोन, फेसबुक, अल्फाबेट या इस तरीके की जो कंपनीज हैं, ये आजकल फेसबुक को चलो मेटा हमने नाम रख दिया ना, उसका नाम उन्होंने चेंज कर लिया, फेसबुक ने नाम ट्रांसफॉर्म कर लिया अपना, मेटा रख लिया, रीब्रांड कर दिया अपने आप को। तो ये जो टेक जायंट्स हैं आपके पास, आपकी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, इसकी बात हम कल भी कर रहे थे मोस्ट प्रोबेबली, कल हम शायद जीडीपीआर के टाइम बात कर रहे होंगे इसकी, कि इन कंपनीज, इन टेक कंपनीज, आप सुबह उठते हो, सबसे दिन की शुरुआत आपकी किस चीज से होती है? फोन अनलॉक करते हो, मेजॉरिटी आप अपने फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हो, तो योर बायोमेट्रिक्स दे आर देयर। उनको यूज कैसे कर रहा है गूगल? दे आर स्टोर्ड विद गूगल और एप्पल और व्हाट्सएवर डिवाइस यू आर यूजिंग। तो उनको, उनका इस्तेमाल किस एनालिटिक्स के लिए हो रहा है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, यू बेयरली हैव एन आइडिया। उसके बाद उठे, आपने कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, तो फूड हैबिट्स भी आपकी पता है, आप क्या खाते हो। फिर आपने तैयार व्यार होके स्टडी के लिए या काम के लिए घर से निकले, अपने रूट्स चेक किए गूगल मैप से, तो दे नो दी लोकेशन हिस्ट्री कि आप कैसे मूव करते हो, कहाँ रुकते हो, जाते हो। देन काम पे गए, जो आपकी वर्क हैबिट्स हैं, वहां पे आपने कुछ जो भी इंटरेक्शंस करे, इवन बातें भी करते हो तो बातें भी सुन लेते हैं लोग, है ना, किस तरीके की हैबिट्स है। अब ये कोई बंदा नहीं है सुनने वाला, दैट्स नॉट अ पर्सन, दैट्स अ प्रोग्राम, दैट्स एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर, एआई। अब अगर आपको लगेगा कि आप यहाँ अपने फोन के पास मोबाइल चला रहे हो और आपको मोबाइल की एड्स दिखना शुरू हो गई, तो वहां कोई हेडफोन लगा के बंदा बैठा है तो नहीं है ना, कि सुन रहा है कि ये कैसे बातें कर रहा है, ओहो मोबाइल मंगवा लिया या नहीं, दैट्स दी प्रोग्राम इटसेल्फ, दैट्स दी सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, है ना। तो वो सुन रहा है और आपको, आपका ये डेटा, इट इज बीइंग यूज्ड, इट इज बीइंग यूज्ड। डिवाइसेस रखी हैं, फिर आप सारे दिन की इनसिक्योरिटीज लेके घर जाते हो, घर पे जाके आपके जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जस्ट लाइक होम स्पीकर्स, जो हमारे स्मार्ट होम स्पीकर्स, एलेक्सा, गूगल होम वगैरह, वो रखे हैं, उन पे किस तरीके के सैड म्यूजिक बजवाते हो आप, अगेन, इजंट इट राइट। तो फिर उसके बाद अपनी इनसिक्योरिटीज को गूगल पे सर्च, कोरा पे पढ़ते हो जाके कि और भी मेरे जैसे लोग हैं या नहीं है। किसी ने किसी की लुक्स पे कमेंट किया, किसी ने किसी पे कोई लुक्स को लेके कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहा है, किसी को वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो दैट एवरीथिंग इज लिंक्ड विद सम ऑफ दीज टेक्निकल टेक जायंट कंपनीज। तो योर डेटा, आप क्या सोचते हो, आप क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, मेजॉरिटी ऑफ इट इज बीइंग स्टोर्ड एट सर्वर्स ऑफ दीज कंपनीज। Those servers are located mostly in the Nordic countries of Sweden, Finland, Norway. ठंडे देश वहीं पे है ज्यादातर इनके डेटा सेंटर्स, डेटा सर्वर्स, स्टोरेजेस वाइज। तो अब हाउ कंसर्न्ड यू आर अबाउट योर प्राइवेसी? एक ना डॉक्यूमेंट्री है, सोशल डिलेमा, नेटफ्लिक्स पे देख लेना, 15 मिनट थोड़ा सा बोर करेगी, फिर आई ओपनिंग है। लाइक डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं तो उनके कुछ लिटरेरी प्रूफ्स रहते हैं, या उनके पास विसल ब्लोअर्स होते हैं बताने के लिए। तो दिस इज अ मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय दी सोशल मीडिया। आपके जो शॉपिंग हैबिट्स हैं, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी जो बाकी वाली भी डे टू डे रूटीन की जो हैबिट्स हैं, उनको स्टडी किया जा रहा है, उनको मॉडिफाई या उनको लाइक इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये टेक कंपनीज। कैसे कर रही हैं? ये आप ही का डेटा इस्तेमाल करते हुए कर रही हैं, आप ही का डेटा इस्तेमाल करते हुए कर रही हैं। वो डेटा इस्तेमाल करने की कंसेंट आपने इन लोगों को दी है। यस, इस बात को मानना पड़ेगा हमें, ये राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच नहीं है, बिकॉज आपने उस कंसेंट को दिया है। प्राइवेसी की डेफिनेशन ही एक चीज पे आती है कि विदाउट कंसेंट। इन दिस डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेसी इज अ मिथ। सिर्फ एक शब्द पे टिकी हुई है कि कंसेंट, आई एग्री। कितने लोग पढ़ते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस आई एग्री क्लिक करने से पहले? पता नहीं किस किस बात पे एग्री होके बैठे हो आप। आई एग्री, फोटोज भी देख लियो कोई बात नहीं, ईमेल्स भी पढ़ लियो कोई बात नहीं। अब दे आर रीडिंग योर ईमेल्स एज वेल, राइट। आपको कोई बिल का ईमेल आता है कि तेरा बिल पेंडिंग है, आपको गूगल कैलेंडर सुबह बता देता है कि आज तेरे बिल की लास्ट डेट है। तो दे आर रीडिंग योर ईमेल्स एज वेल, दे आर लिसनिंग टू यू। तो हाउ कंसर्न्ड आर यू? तो ये डिबेट आज एक्सलेट जरूर हुआ है, लेकिन ये डिबेट, ये टेक कंपनी जब नहीं थी तब भी था, है ना, प्राइवेसी का। तो इट स्टार्टेड विद, इसकी मुझे बात बतानी है आपको, इट स्टार्टेड लाइक एक रिसर्च पेपर है 1890 का। हालांकि इससे पहले भी
ये चीजें हुई कि पर्सनल लिबर्टी के नाम पे या इस तरीके की बातें आई, एक्ट्स आए, लेकिन राइट टू प्राइवेसी जो शब्द है पहली बार लॉ की भाषा में अगर देखें तो राइट टू प्राइवेसी जो शब्द है, लॉ रिव्यू एक पेपर है हैवर्ड का, वहां पे प्रिंट हुआ था, वेरन एंड ब्रेंडेट्स डिबेट विद द नेम ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। और इसी के बेसिस पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स हुए उस दौरान, और बाकी दुनिया भर में भी जो बड़ा डिबेट है कि प्राइवेसी का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी क्या है, किन किन पहलुओं पर प्राइवेसी को देखना है उस टाइम, तो यहां से शुरुआत होती है इसकी, राइट, इस पेपर से। अब जो लॉ ऑप्शनल वाले लोग हैं वो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी लोगों को सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि वेरन एंड ब्रेंडेट्स यहां से शुरू होता है। अगर कोई ऐसे वैसे आता है ना, कई बार प्राइवेसी पे आजकल ऐसे आने शुरू हो गए हैं, ऐसे आता है तो वहां पे इस तरीके की चीजों को कोट करके आप बहुत होशियार दिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ही पढ़ना पड़े, राइट। तो ऐसे इसमें होशियार दिखना जरूरी होता है ना, ऐसे कोट्स वोट्स डालना, तो वो काम हम लोग कर सकते हैं। सिंस देन देयर आर मल्टीपल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स जो इस राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड करते हैं या इसको क्लेम करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क तो होना ही चाहिए प्राइवेसी को बचाना है। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 का, वहां पे भी यूएन का, और जो इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट है ICCPR, ये तो इंडिया ने साइन भी किया हुआ है, इसमें भी आर्टिकल गिवन है जो बात करता है कि हमें आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस इन वन प्राइवेसी फैमिली होम इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इंटरनेशनली क्लेम्ड राइट है, बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी, अमेंड भी कर दिया गया है, लोगों का ये राइट प्रोटेक्ट करना है, स्टेट से भी और बाकी। भारत ने भी इस कन्वेंशन को जो है रेटिफाई किया था विदाउट एनी रिजर्वेशंस। तो भारत में क्या है सीन, क्या है राइट टू प्राइवेसी का, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है? पहले दिन से ही है? पहले दिन से नहीं है। फंडामेंटल राइट तो समझते हो ना, जिसको स्टेट आपसे छीन नहीं सकता, यानी कि नेगेटिव है, स्टेट आपकी प्राइवेसी छीन नहीं सकता है अगर फंडामेंटल राइट ये होगा तो, है ना, स्टेट नहीं छीन सकता, उसके लिए स्टेट प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज वगैरह भी बनाएगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था स्टार्टिंग में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रेम हुआ, लागू भी हो गया 26 जनवरी 1950 को, या 49 में भी कुछ प्रोविजन से लागू हो गए। उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वाले जो एमिनेंट लोग थे, उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया, फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं किया। ऑल्दो हमारे पास आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 21 भी है जो राइट टू लाइफ की बात करता है। तीनों में कहीं ना कहीं प्राइवेसी की बात तो आ ही जाएगी अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं था। इनको बोलते हैं ना ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। तो पहला केस आया MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस था, ये वो डालमिया ग्रुप वाले हैं, उनका कोई टैक्स के रिलेटेड केस था 1950s में। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे स्टोरी लाइन में आ जाएगा तो आपको याद रह जाएगा मुद्दा क्या था। तो इसमें इनका कोर्ट में पिटीशन ही ये था कि हमारे घर पे हुई है रेड, ये लोग हमारे फाइनेंशियल कागज तो देख ही दे रहे हैं, ये हमारे पर्सनल आइटम्स भी देख रहे हैं, हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है वो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। तो 8 जजेस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, इस केस को डिसाइड करना था कि इनका कोई ऐसा ब्रीच है भी या नहीं, ऐसा कोई राइट देश में है भी या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो थिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वी कैन से दैट कि राइट टू प्राइवेसी। तो चुपचाप अपने कागज दिखाओ इनको और केस आगे बढ़ने दो। तो वी क्लियरली रिजेक्टेड द आइडिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ऐसा नहीं सोचा, ना ही हम इसकी कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आसान भाषा में इस केस में, है ना। फॉलोइंग दैट एक केस और आया, दैट इज खड़ग सिंह ऑन स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। ये केस था, इसमें वो वैसे तो डकैती का केस ही था खड़ग सिंह के खिलाफ, लेकिन ये छूट गए, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला यूपी पुलिस को, तो वो दोबारा उन्होंने ना इसकी सर्वेलेंस लगा दी कि इनके घर के बाहर 2 बंदे खड़े हैं, कभी रात को 2 बजे उठा के थाने ले जा रहे हैं, इनके बाकी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करा जा रहा है, कॉल्स वगैरह, कॉल्स तो क्या मतलब चिट्ठियां विट्ठियां पड़े जा रही हैं, जो 70s का केस है, फोन नहीं होते थे उस दौरान। तो खड़ग सिंह पहुंचे कोर्ट कि मेरा फंडामेंटल राइट चाहिए, मुझे मेरी प्राइवेसी का, उन्होंने रात को 2 बजे उठा के ले जाते हैं,
मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं छूट गया हूँ, मेरे पास इनके पास मेरे पास सबूत भी नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, राइट टू प्राइवेसी तो होना ही चाहिए, पर तेरी प्राइवेसी का ब्रीच नहीं है ये। एक चीज मिली थी कि भाई रात को उठा के लेके जाएंगे, बाकी सारी चीजें चलती रही। ऑल्दो यहाँ ये शायद 6 जजेस की बेंच थी, एक जज का नेगेटिव ओपिनियन था कि नहीं, अगर हम किसी पर्सन की पर्सनल आवाजावी को देख रहे हैं तो ही इज बीइंग मॉनिटर्ड, तो वो कितना आजाद है, राइट। तो लेकिन वो जजमेंट कंसेंट में 5 जजेस एक ही तरफ थे, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आपको राइट नहीं मिलेगा। राइट टू प्राइवेसी शब्द का इस्तेमाल हुआ इस जजमेंट में, लेकिन वो ऐसा नहीं बोला गया कि दो लोगों का फंडामेंटल राइट है, मिलना ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो केसेस आए, इसके बाद बहुत सारी छोटी बेंचेस के केस आए, कोई 2 जजेस की बेंच आई, कोई 3 जजेस की बेंच आई। उन्होंने इस चीज को माना भी है कि यस, कुछ छोटे छोटे स्पेसिफिक केसेस में लोगों को इजाजत दी गई कि ये आपका प्राइवेसी है, ये है वो है। लेकिन पुरानी जो बेंचेस होती हैं, अगर हम एक इंटायर लैंडमार्क जजमेंट तब आता है जब पिछली बेंच से बड़े वाली बेंच आए। 8 जजेस की बेंच थी या 6 जजेस की बेंच थी, उनको ओवरटर्न करना है तो हमें 9 या 10 जजेस की बेंच बनानी होगी। वो जो डिसीजन देंगे फाइनली उसको हम लोग मान सकते हैं दैट्स अ लैंडमार्क जजमेंट। तो मीनवाइल एक केस आया, दैट इज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में। इसको वायर टैपिंग केस बोलते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिशियंस के ही था, पॉलिटिशियंस के फोन टैप कर रही थी पुलिस रिगार्डिंग कुछ एजेंसी CBI वगैरह किसी जांच के चलते, तो वो कोर्ट पहुंचे। तो यहां कोर्ट ने क्लियरली बोला कि इनका भाई फंडामेंटल राइट है, और हमारा जो टेलीग्राफ एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जिसके अंतर्गत फोन टैप किया जाता है, उसके कुछ सेक्शंस को भी हटवा के चेंज करा गया। एक सेफ गार्ड आया कि आप किसी का भी फोन टैप नहीं कर सकते हैं। आपको अगर किसी का फोन टैप करना है, उसका रीजनेबल ग्राउंड जो है वो स्टेट की है, नेशनल सिक्योरिटी होना चाहिए, और उसकी जो क्लियरेंस है एक कैबिनेट सेक्रेटरी लायक अधिकारी देगा। सेक्रेटरी लेवल का जो IAS ऑफिसर होगा स्टेट, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां से वो शुरू होता है कि देश में यस, राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे केस बेसिस पे था, छोटी बेंच थी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देन 2017, अब ये टाइमलाइन ही बन गया, 2017 में जस्टिस पुट्टस्वामी जजमेंट आती है। इससे पहले भी काफी जजमेंट्स आई। ये जजमेंट थी, इसको आधार केस बोलते हैं पॉपुलरली। 2008-9 में आधार शुरू हुआ था ना, आधार कार्ड की हम लोग डेटा इकट्ठा करेंगे, बायोमेट्रिक्स लेके आएंगे, फिर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनेगा जिसका इस्तेमाल काफी सारी चीजों में करा जाएगा। सरकार ने उस टाइम क्लियर नहीं करा था कि क्या यूज हम लोग करेंगे। तो ये केस उस टाइम आया जब आधार एक्ट नहीं आया था। आधार कार्ड तो हमने पहले स्टार्ट कर दिया था, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको तो पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया था, उसके बाद जाके हमने 2016 में उसको वो क्या। तो ये केस उससे रिलेटेड था कि आधार है तो लोगों का डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो इनकी प्राइवेसी का क्या। इतना डेटा, हम जाइगेंटिक हीप ऑफ डेटा बना रहे हैं जिसमें सारी फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए, आइरिस स्कैन भी ले लिया, फोटो भी क्लिक कर ली, बाकी इंफॉर्मेशन भी डाल दी, धीरे धीरे इसको लिंक भी करना शुरू कर गए थे लेटेस्ट स्टेजेस पे। तो लोगों की प्राइवेसी का क्या। तो दिस वाज अ 9 बेंच जज, और इसका एक लैंडमार्क डिसीजन आया कि यस, प्राइवेसी कंसर्न है एंड राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला उस बेंच ने कि जो वो खड़क सिंह के केस के दौरान एक जो जज थे जिन्होंने एक डिफरेंट ओपिनियन दिया था कि यस, खड़क सिंह को बोला था कि नहीं, इसका राइट होना चाहिए, हालांकि वो 5-1 का वो नहीं रहा ठीक। तो उन्होंने ठीक बोला, और लगभग जजमेंट उसी लाइंस पे आया जो एक जज पहले बोल रहा था, 70s में बोल रहा था। और इन्होंने माना कि हमें कोई डिफरेंट आर्टिकल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 14, 19, 21 ये तीनों ही ये बताते हैं कि राइट टू प्राइवेसी हमारा इंटीग्रल फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू लाइफ के अंडर ही कंसिडर हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। तो ये वो लैंडमार्क जजमेंट था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गाइडलाइन दी कि भाई डेटा प्रोटेक्शन के लिए, अब ये 2017 का टाइम है, 2016 में यूरोपियन यूनियन GDPR पास कर चुका था। कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल हो चुका था, कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल जिसकी कल बात कर रहे थे हम लोग, है ना, वो डेटा प्राइवेसी को लेके फेसबुक का डेटा चुराया और अमेरिकन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, वो सारे काम हो चुके थे, तो एवरीबडी वाज अवेयर अबाउट दिस। तो इन्होंने बोला कि आप भी GDPR की गाइडलाइंस पे एक कमेटी बनाइए और देश में डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी, जो मुश्किल हो जाती है जजेस की गाइडलाइंस माननी सरकार के लिए। तो ये सरकार के लिए कंपल्सन बनता है। देन जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी बनती है। जजमेंट यहाँ मेरे से गलत टाइप हुआ, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी बनती है। इस कमेटी ने वो ड्राफ्ट बिल बनाया, अब जो विड्रॉ हुआ है,
आज जो विड्रॉ किया ना कल इन्होंने कि केस हमने बिल विड्रॉ कर लिया, वो इस कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट के बिहाफ पे बिल ड्राफ्ट हुआ और ये ड्राफ्टेड बिल विड्रॉ होता है आज। इन द मीनवाइल भी बहुत सारे केसेस आए जिन्होंने कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को मेंशन करा। जैसे पॉपुलर ऑफ दोज इज मिड 2018 का केस है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट। ये लैंडमार्क केस था जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करा ऑन द लाइंस की ये इट्स अ पर्सनल प्राइवेसी इशू। अगर दो लोग हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंटरेस्ट इन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स, अगर दो लोग एग्री करते हैं टू गेट इनटू इंटरकोर्स और समथिंग, अगर दो वो लोग एग्री हैं तो बंद कमरे में जो मर्जी हो रहा है, स्टेट को उससे क्या, व्हाई वी आर क्रिमिनलाइजिंग दैट। तो ये वो जजमेंट था जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी से अब बोला कि ये तो फंडामेंटल राइट है, तो हाउ कैन वी स्टॉप पीपल। इवन बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स भी आई हैं जो प्रोनोग्राफी पे है कि हाउ कैन वी स्टॉप पीपल वाचिंग प्रोनोग्राफिक कंटेंट इन देयर रूम्स, है ना। तो इसी से लेके वो राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड करते आए हैं बहुत मल्टीपल जजमेंट्स। ये एक नितिन कुमार वर्सेस सीबीआई का केस था, उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन की बात थी। हालांकि आपको वो सारी जो चीजें उनको केसेस को याद करने की जरूरत नहीं, आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें बस वो लैंडमार्क जजमेंट्स देखनी होती है। इससे जो पीछे का इशू है वो मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि वो स्टोरी लाइन क्लियर होगा, आपको ये केसेस भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार नहीं माना था कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ, फाइनली जाके जस्टिस पुट्टुस्वामी जो जजमेंट आया उसमें हमने माना। ये लैंडमार्क आता है कि होमोसेक्सुअलिटी का जो आईपीसी शायद 377 है ना, उसको डिक्रिमिनलाइज करा था राइट टू प्राइवेसी के नाम पे। तो अब है दूसरा डेटा प्रोटेक्ट की, इस इन्होंने जो जस्टिस BN श्री कृष्णा है, इन्होंने क्या रिकमेंड कर दिया ऐसा, तो ये बोले कि देश में एक तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनेगी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसके हेड होंगे, चीफ जस्टिस या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज ही इसका हेड होगा, और ये ध्यान रखेगी देश भर में होने वाली डेटा वायलेशंस या मॉनिटरिंग के बारे में जो डेटा प्राइवेसी को लेके हो रही है। फिर उन्होंने डेटा प्रोसेसिंग से लेके डेटा की कंसेंट कैसे होगी, डेटा की स्टोरेज कैसे होगी, सबसे बड़ा टेक कंपनीज को समस्या यहाँ पे आ गया, इन्होंने बोला डेटा लोकलाइजेशन, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, डेटा लोकलाइजेशन, ये मेंस में शायद क्वेश्चन भी आ चुका है इनकी रिपोर्ट पे। डेटा लोकलाइजेशन, डेटा लोकलाइजेशन ये है जैसा मैंने बोला कि आपका डेटा इट इज बीइंग स्टोर्ड इन दी सर्वर्स लोकेटेड इन दी नॉर्डिक नेशंस, नॉर्डिक इज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठंडे देश है ना, आइसलैंड में भी नहीं, ग्रीनलैंड। तो इन्होंने बोला कि जो कंट्री, अब हमारे लेजिस्लेशन तो हमारी बाउंड्री में लगेंगे ना, आप एक कंपनी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, कंपनी के CEO को जिनका डेटा प्रोसेसिंग जो भी क्राइम है वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो रहा है, और हमारा उस कंट्री से कोई इस तरीके का प्रोसेस है नहीं लॉ को लेके। तो हम चाहते हैं कि इंडियन जो सेंसिटिव डेटा है वो भारत के सर्वर्स पे ही स्टोर हो, कि आप अपनी सर्वर फैसिलिटीज इंडिया में ही लगाएं। तो वो था डेटा लोकलाइजेशन। अब इसको लेके हर एक कंपनी चिंतित है बिकॉज हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम तो है नहीं है। अगर उनको इंडिया में सर्वर्स लगाने हैं, डेटा सेंटर्स लगाने हैं, तो यहाँ तो टेम्परेचर का भी इशू है, कहाँ लगाएंगे, कश्मीर में कोई बम फोड़ जाएगा, हिमाचल उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और ठंडा स्टेट कौन सा है हमारा। अगर किसी सेंट्रल इंडिया में हम लोग जाते हैं तो वहां उसको रेफ्रिजरेशन या ठंडा रखने का जो कॉस्ट है बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठंडा तो करना ही पड़ेगा ना। अब ATM में छोटी सी मशीन होती है, यहाँ भी 3-3 AC लगाने पड़ते हैं, चलते नहीं है वो डिफरेंट बात है, उनकी लाइफ कम होती है उससे। तो इसको लेके काफी बड़ा कंसर्न था। फिर लेटेस्ट स्टेजेस पे इस जजमेंट के बाद कुछ और चीजें इवॉल्व करती हैं डेटा को लेके। हमेशा वो अंग्रेजी एक्सेंट में बोला जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ऑयल। अब व्हाट डज दैट मीन्स, ये तो ऐसे भी आ सकता है, डेटा इज द न्यू ऑयल। ये पहली बार तो नहीं सुन रहे होगे ये फ्रेज, या पहली बार सुन रहे हो क्लास में? कुछ लोग तो होंगे, तू तो पक्का ही है। तो कुछ लोग तो होंगे ना जो पहली बार सुन रहे हैं, डेटा इज द न्यू ऑयल, इसका क्या मतलब है? ओके मतलब ऑयल के साथ इक्वेट करा जा रहा। एग्जैक्टली द वे ऑयल
ecosystem, that oil as an energy source ecosystem has developed the global industrialization, has influenced the global industrial patterns, global consumption patterns, as well as development of some of the West Asian or Russian economies. In the similar manner, data is doing with the other tech based economies. तो हर एक चीज आज इकोनॉमी पे डेटा का इन्फ्लुएंस नहीं है, अब सॉरी ऑयल का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा बाय द टाइम ऑफ 20 साल 30 साल 40 साल। ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमेशा प्राइम कंसर्न की रहेंगी। की आवाज कैसी है? मतलब सिक्योरिटी इशू तो नहीं है ना हमें कोई? फिर ठीक है। तो ऑयल की सिग्निफिकेंस कम होगी, एनर्जी की नहीं होगी। एनर्जी इट में भी लिथियम आयंस, लिथियम बैटरी, सोलर पैनल्स, तो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन डेटा का कम हो गया। बट इट प्लेड लाइक सिग्निफिकेंट रोल लाइक फॉर पास्ट 200 ईयर्स, और पिछले 100 साल में तो बहुत मेजर रोल ऑयल का रहा। अब वही काम जो करेगा दैट विल बी डन बाय द पावर ऑफ डेटा, डेटा ऑफ यूजर्स या डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। सबसे अच्छे करियर भी डेटा साइंटिस्ट ही बना रहे हैं इन दिनों में। तो उस सेंस में डेटा लोकलाइजेशन करना या डेटा का इकोसिस्टम डेवलप ना होना, उसको लेकर रिजर्वेशन थे। डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारी नई नोशंस निकल के बाहर आ रही है, गवर्नेंस में भी, टेक स्पेस में भी। उनमें से सबसे बड़ी नोशन है वो है नॉन पर्सनल डेटा की। अब व्हाट इज नॉन पर्सनल डेटा? व्हाट इज नॉन पर्सनल डेटा? हाँ एग्जैक्टली। तो नॉन पर्सनल डेटा को इंपॉर्टेंस हमने थोड़ा बाद में दिया, पहले हमारा ये रेगुलेशन वाला बिल आया, तो आज हम बोल रहे हैं कि नॉन पर्सनल डेटा सभी के साथ शेयर हो जाना चाहिए। राइट, नॉन पर्सनल डेटा इज कि फॉर एग्जांपल आपका फूड ऑर्डर है कि ए पर्सन है, उसने दाल चावल ऑर्डर करे, इस रेस्टोरेंट से करे, इसकी लोकेशन ये है, इसकी उम्र इतनी है, इसका जेंडर ये है, वगैरह वगैरह, ये इसकी एथनिसिटी है, इसका धर्म ये है, सब कुछ एक डेटा लिस्ट में आ गया। अब उसमें से मैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लूं, आपका नाम, आपका जेंडर, आप जेंडर छोड़ दें, जेंडर तो चलो इट्स लाइक कैटेगराइजेशन, आपका नाम, आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस निकाल दें, तो बाकी जो चीजें बचती हैं, आपने जो फूड डिश ऑर्डर करी, आपका दाल चावल, आपका जेंडर, आपकी उम्र और आपका जो एथनिसिटी वगैरह या जो भी डेटा, दैट इज नॉन पर्सनल, कि किसी पर्सन को इससे आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा। अब इसका फायदा क्या होगा? थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। मानिए पूरे शहर, इस चंडीगढ़ शहर का सभी लोगों का फूड हैबिट का डेटा आ जाए मेरे पास, कि शहर चंडीगढ़ लंच में क्या खाता है, जोमेटो स्विगी से हम लोग डेटा ले लें, नॉन पर्सनल, जेंडर वाइज नहीं है, सॉरी पर्सन्स का नाम नहीं है, उनकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो हमें एज वाइज पता लग जाएगा ना कि कितने परसेंटेज लोग हैं 21 से 25 साल के एज ब्रैकेट में, कितने परसेंट लोग हैं जो पिज्जाज खा रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो बर्गर्स खा रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो बिरयानी पे जा रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो दाल चावल खा रहे हैं। एज ब्रैकेट वाइज पता लग गया ना। अब किसी ने ये नॉन पर्सनल डेटा जब पब्लिक डोमेन में शेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई फूड का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है इस शहर में, तो उसे एज मिलेगा ना कि मुझे कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है, शहर के किस एज ब्रैकेट के लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं। किसी का नुकसान नहीं ना हुआ, उससे फायदा हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो नोशन चेंज होगी। हमने कमिटीज बना ली नॉन पर्सनल डेटा पे, उसने रिकमेंड करा कि नॉन पर्सनल डेटा का फ्रेमवर्क कि हम कैसे शेयर कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन पे कैसे लेके आ सकते हैं। हालांकि अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन उसको लेके सरकार का रवैया चेंज हो गया। उसको हम प्राइवेसी ब्रीच मान ही नहीं रहे, वो है भी नहीं प्राइवेसी ब्रीच, क्योंकि वो किसी एक बंदे का डेटा नहीं है, इट्स द नॉन पर्सनल डेटा। वो इकोनॉमिकली लोगों को हेल्प कर सकता है या पॉलिसी मेकिंग में लोगों को हेल्प कर सकता है, पॉलिसी मेकिंग में सरकार को हेल्प कर सकता है। जस्ट लाइक हम लोग ट्रेवल लॉग्स देखने शुरू कर दें, लोगों कितने लोग किस एरिया से कैसे गुजरते हैं, है ना, तो वो डेटा ट्रैफिक मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, हेल्थ गवर्नेंस में मैनेज हेल्प करेगा, या स्पेंडिंग हैबिट्स सरकार को थोड़ा इन्फ्लेशन के रिलेटेड डेटा इंसाइट्स दे सकती है। तो हर एक स्फीयर में उसका फायदा है। तो वो चीजें इस बिल में नहीं थी, वो नॉन पर्सनल डेटा को कैटेगराइज ही नहीं किया था इस बिल में हमने। तो उसको लेके क्या होगा, या कुछ और आइटम्स थी जो अभी रिकमेंड करेगी जो बाहर है। डेटा लोकलाइजेशन का भी हमने देखना है, जैसे अभी हमने वो इंडो पैसिफिक वाला ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया क्वाड कंट्रीज के साथ,
तो वहाँ तो इट्स लाइक सर्विसेज का भी आदान प्रदान होगा, तो वहाँ डेटा लोकलाइजेशन को कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करा, उस केस में अगर हम डेटा लोकलाइजेशन की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं करेगा हमारे ऑल टुगेदर एग्रीमेंट्स को। तो बहुत सारे पहलू थे जिसको सरकार शायद नए बिल में कंसिडर करेगी, राइट। और उम्मीद है अगले पेपर से पहले एक ड्राफ्ट बिल तो हमें देखने को मिल ही जाएगा, तो हम उसको पढ़ लेंगे इंस्टेड ऑफ की स्पेकुलेट करें कि क्या होगा कैसे होगा। मीनवाइल डेटा प्राइवेसी से लेके 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज मैंने आपको बता दी है, क्या बता दी है कि ये जस्टिस पुट्टुस्वामी केस में जो हमने डिक्लेयर करा इसको, या ये जो टोपोलॉजी है। उसके बाद दूसरी बात है कि नॉन पर्सनल डेटा क्या है। नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो सरकार ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कमेटी बनाई थी, क्रिस गोपाला कृष्णन कमेटी। ये इन्फोसिस के कोचेरी हैं शायद, टेकी थे, उनको लेके आए, नंदन नीलेकानी जी भी थे इसमें। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने ना एक डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क बनाना है सो दैट कि हम इसके इकोनॉमिक सोशल पब्लिक वैल्यू ऐड कर सकें सारे स्फीयर्स में नॉन पर्सनल डेटा को शेयर करते हुए। अब ये सिर्फ कमेटी बनी है, इसकी कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं देखने को मिली है, पर ये हलचल हमें आने वाले एक्ट में जरूर दिखेगी कि नॉन पर्सनल डेटा को कैसे कैटेगराइज करते हैं, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस कैसे मानते हैं। तो हमें उस टाइम उसको अपडेट करना है अपने नोट। मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको, अगर मैं नहीं भी आया तो आपने उसको अपडेट करना है जब वो नया ड्राफ्ट बिल आपको दिख जाएगा। दूसरा पहलू है ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का। तीसरा पहलू एक और है, वो है कि हमारे नीति आयोग ने भी एक आर्किटेक्चर बनाया है जिसको कहते हैं डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेपा फ्रेमवर्क बोलते हैं। एज ऑफ नाउ तो ये एक डिस्कशन पेपर ही है, कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं हुआ देश में, लेकिन आने वाले टाइम में नीति आयोग उम्मीद करता है कि हम ये टेक्नो लीगल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे राइट टू प्राइवेसी का। एज ऑफ नाउ ये प्री का एक सवाल है कि जी डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर किसने लॉन्च करा? ये करा नीति आयोग ने। हल्का सा मैं बता देता हूं कि क्या होगा। नीति आयोग कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम में अब डेटा इज न्यू ऑयल तो हम भी बोल रहे हैं, जियो का तो उल्टा नाम भी ऑयल है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब डेटा हार्वेस्ट भी हो रहा है, डेटा का इस्तेमाल भी हो रहा है, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लॉज भी बना रहे हैं। तो धीरे धीरे डेटा ड्रिवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चौथा है, अभी चौथा चल रहा है ना, होगा मतलब अभी जो चल रहा है, 3 हो चुके हैं, चौथा है, इट विल बी ड्रिवन बाय डेटा टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स, इस तरीके की जो चीजें हैं। तो उस केस में डेटा से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चलेंगे, डेटा पे ड्रिवन बहुत डिसीजन मेकिंग होगी। तो एक यूजर को अपना डेटा कैसे प्रोटेक्ट करना है उसका इकोसिस्टम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वो नीति आयोग नहीं बनाएगा, लेकिन उसका फ्रेमवर्क इन्होंने दिया है कि एक यूजर है तो दे विल बी कंसेंट मैनेजर कंपनीज होंगी जो आपका डेटा है वो कहाँ कहाँ शेयर किया गया, आपकी कंसेंट आपने कहाँ दे के रखी है, अब तो आप आई एग्री करके सब कुछ ही बताया जा रहे हो। तो एग्जैक्टली वो आपको कैसे इंपैक्ट करेगा, किन चीजों पर आप कैसे कंट्रोल करोगे। देयर विल बी मेनी इंफॉर्मेशन यूजर्स या प्रोवाइडर्स, जैसे आपके जो क्रेडिट वाले लोग हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, बैंक है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, टैक्स प्लेटफॉर्म्स है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आर देयर जहां पे डेटा यूज हो रहा है। अब उस डेटा को ठीक तरीके से कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, और ये एक बिजनेस इकोसिस्टम बन जाएगा। कंसेंट मैनेजमेंट कंपनीज आपको सब्सक्रिप्शन बेच सकती हैं इस इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम बन जाएगा कि हम आपका कंसेंट मैनेज करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मोटा मोटा ऐसी बात समझाई है, डिस्कशन के लिए ओपन है पेपर, इसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। तो आप पॉलिसी मेकर्स नहीं हो, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको, बस मेंस में लिखने लायक बात होगी कि राइट टू प्राइवेसी पे 3 काम देश में हुए हैं, ये 3 काम आपके सामने है। अब जब ये बिल आएगा तो उम्मीद है इस बिल में ये तीनों चीजें क्लियरली मेंशन ये लोग करेंगे, नहीं भी करेंगे तो हमने अपना काम कर लिया, ठीक है। अब डेटा की जहां तक बात है कि अगर हम लोग ब्लैंकेट बैन ही लगा देते हैं कि किसी पर्सन से डेटा कलेक्ट करना ही नहीं है, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऐड हो रही है, वो कम हो जाएगी। अगर हम इसको ओपन छोड़ देते हैं कि आप जो मर्जी चाहे करें जैसा अब है, तो भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक लाइफ पे देश में देखने को मिलेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हो, आपका डेटा आपकी मर्जी के बिना कहीं भी जा रहा है और कैसे उसको मिसयूज, अब तो कम हो रहा है, कोई बड़ा और स्कैंडल निकल के आया कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसा, फिर हमें भी लगेगा कि हो तो रहा ही है वो। अब दूसरी बात कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लेना है,
लोन लेना है लेट अस से, तो लोन लेने के लिए प्रोसेस है ना देश में, आप बैंक में जाते हो, सारे जीवन भर के कागज इकट्ठे करके कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं करना चाहता हूँ, इतना गरीब हूँ, इतना अमीर हूँ, इतना टैक्स भरता हूँ, ये इसके लिए लोन चाहिए, फिर बैंक ना लोन अप्रूव करता है। अब लोन अप्रूवल का जो बिजनेस है, बैंक का जो बिजनेस है वो है लोन देना, लोन से पैसे कमाना। और लोन लेने वाले का जो बिजनेस है वो ये है कि मैं एक लोन लेके कहीं ना कहीं या तो अपनी जरूरतें पूरी करूं या अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। इस ट्रांजैक्शन में टाइम लगता है, जो टाइम है वो दोनों के लिए नुकसानदेह है। मुझे लोन लेट मिल रहा है तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, मेरी कंजप्शन पैटर्न रुके हुए हैं, मेरा जो बिजनेस प्लान है वो रुका हुआ है। बैंक लोन डिसबर्स करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, पहली बात है उसके रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं वेरीफाई करने में या बाकी सारी चीजों में, तो बैंक का बिजनेस भी रुका हुआ है, ओवरऑल इकोनॉमिक फ्लो डाउन जा रहा है। अब इसको हम फास्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि बैंक रैम्पेंट लेंडिंग करेंगे तो बहुत सारे सब प्राइम लोगों को लोन मिल जाएगा जो लोन चुकाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। बैंक यही चेक करता है ना कि आप क्रेडिट वर्दी हो या नहीं हो, आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे या बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। वो सिबिल स्कोर या क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने का जो समय है, अगर हमारी डेटा टेक्नोलॉजीज अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी और डेटा प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क होगा, तो वी कैन क्रिएट अ ब्रिज लाइक यूपीआई इन दी पेमेंट इन द सिमिलर मैनर, सो दैट कि बैंक ऑन अ सिंगल क्लिक आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर सके। मुद्दा तो यही है ना कि लोन उस बंदे को देना है जो लेने लायक हो, वो उसकी लायकनेस चेक करने के लिए समय खराब हो रहा है, बिकॉज हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का लॉ नहीं है और डेटा को शेयर करने के ब्रिजेस नहीं है। अब डेटा जगह जगह पहुंचा हो, आप आईटीआर फाइल करते हो, आधार से एवरीथिंग इज लिंक्ड, आपका पैन कार्ड लिंक्ड है, बिजनेसमैन हो तो आपका जो डीआईएन नंबर है, सीआईएन नंबर है, एमसीए पोर्टल के जो सारे टैक्सेशन के लॉज हैं या इनकम टैक्स के जो चीजें हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, हर जगह लिंक है ना। वो लिंक बैंक को सिंगल क्लिक नहीं मिल रहा, तो टाइम लग रहा है डेटा डिस्पर्स में। अगर एरर होता है फिर वो विजयमाल्या सीन हो जाता है। वो तो चलो फोर्सफुल एरर्स थे, बट ऐसे एरर्स हो जाते हैं जब घपले होते हैं बैंकों में, तो बैंक उसको मिनिमाइज करने के लिए समय वेस्ट कर रहा है, तो उसमें इकोनॉमिक लॉस है हमारा, टाइम इज मनी, और वो बहुत लॉस हो रहा है। तो ये दोनों चीजें बैलेंस में तब आएंगी जब हमारे पास सटीक डेटा होगा, और सटीक डेटा तब आएगा जब हम अच्छा सा बिल देंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे कि इस डेटा का मिसयूज नहीं हो रहा। आंट फाइनेंस का बिजनेस मॉडल सुना आपने? आंट फिनकॉप अपने देश की नहीं है, चाइना की है। वो आजकल तो वैसे दिखते नहीं, एक टाइम काफी इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, अलीबाबा के फाउंडर जैकमा, है ना। अब तो पता नहीं चाइनीज सरकार ने क्या किया, पता नहीं मार मूर के शायद डुप्लीकेट बंदा ले आए, वो बोलता ही नहीं है, वो कहीं भी आता है तो 20 मिनट 30 मिनट बैठ के चला जाता है। तो उनकी एक कंपनी थी आंट फिनकॉप, इन्होंने 1.5 साल के बिजनेस में चाइनीज लोन मार्केट का 50% शेयर ले लिया, सिर्फ एक ही बात पे लिया, क्योंकि ये लोन कुछ ही मिनट्स में प्रोसेस कर देते थे, कितना भी बड़ा लोन हो। किस बेस पे करते थे? डेटा। इनके लोन का एनपीए रेट नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि ये सिर्फ क्रेडिट वर्दी लोगों को लोन देते थे। क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए इनके जो एआई सॉफ्टवेयर थे वो कुछ ही मिनट में सारा डेटा कंपाइल करके बैंक को इनको बता देते थे कि बंदा लोन देने लायक है या नहीं है। राइट। बाद में चाइनीज सरकार से इनका लफड़ा हुआ, ये कंपनी का आईपीओ वगैरह नहीं आ पाया, लेकिन ये मॉडल बहुत अच्छा था आंट फिनकॉप का, आंट फाइनेंस का। सिमिलरली हमें इंडियन बैंकों को या इस तरीके के और बहुत सारे उदाहरण है जहां पे हम लोग डेटा की अवेलेबिलिटी से बहुत काम आसान कर सकते हैं, पर अवेलेबिलिटी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। उसकी रिस्ट्रिक्शन के लिए हमें आप लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, जिसके लिए एक अच्छा बिल लेके आना। तो ये है समरी राइट टू प्राइवेसी की, जो आपको पता होनी चाहिए आज तक। इसके बाद कमेटीज और बनती हैं, सरकार नया ड्राफ्ट रिपोर्ट लेके आती है, अगले दफा लेके आती है, वो देखने लायक बात रहेगी, तो स्पेकुलेट नहीं करेंगे उस पर। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, देख लेना, थोड़ी सी आंखें खुलेंगी, सोशल मीडिया का यूज रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगला बिल, ऐसे मत देखो, है ही बिल अब अखबार में, और क्या, एंटी डोपिंग बिल सरकार लेके आई, नेशनल एंटी डोपिंग बिल। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है कि स्पोर्ट्स में होने वाली डोपिंग की जो गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करना है। देश भर में जो एंटी डोपिंग रेगुलेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो डोपिंग कर रहे हैं प्लेयर उनको बैन करना है, उनकी एक्टिविटीज को, या उनके रेगुलेशंस, कैसे सैंपल कलेक्ट होगा, कौन सी लैब टेस्ट करेगी, उस बिल को हमने पास करा। बट मेरा सवाल है,
कि इससे पहले देश में क्या डोपिंग नहीं होती थी? होती थी ना, हर साल प्लेयर पकड़े जाते हैं। तो वो कौन पकड़ता है? बेसिकली क्या कर रहे हैं, कहते हैं एक बॉडी होगी जिसका नाम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होगा, जो ये काम करेगी। कौन कौन से काम करेगी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो नेशनल डोप जो लेबोरेटरी है या एथलीट्स को प्रोहिबिट करेगी डोपिंग में वो करने के लिए, सर्टेन पावर्स दी जाएंगी एंटी डोपिंग रूल्स बनाने के लिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और भी है, वायलेट करने पे रूल ये डिस्क्वालीफाई कर सकता है प्लेयर को। और बाकी जो नए रूल्स हैं उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, मॉनिटर कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बॉडी सारे काम करेगी। बॉडी का नाम होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, बट एजेंसी है ना। बट ये बॉडी तो हमने 2005 में बना दी थी, सोसाइटी एक्ट के अंडर हमने 2005 में इस बॉडी को बना दिया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, डोप फ्री इंडिया बनाने के लिए, है ना। इसका मेन काम वही था जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी जो भी कन्वेंशन है उनको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि हमारे प्लेयर जाते हैं ना इंटरनेशनली भी, कोई ओलंपिक्स खेलने जा रहा है, कोई कॉमनवेल्थ खेलने जा रहा है। अब हमारे देश में तो चल हम अलग लॉ बना के बचा लेंगे उनको, लेकिन फॉरेन के स्टैंडर्ड्स तो हमें फॉलो करने हैं ना। अब कौन प्लेयर क्या खा के चला जा रहा है वो हमें पता तो होना चाहिए, उसके लिए लेबोरेटरी तो है हमारे पास, 2005 ऑनवर्ड्स ही है। तो फिर ये क्या चल रहा है, चलो इसकी बात करते हैं। पहले ये देख लो कि इंटरनेशनल सीन क्या है इस पे। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स बना था यूनेस्को के अंडर। यूनेस्को तो पता है ना क्या है, यूनाइटेड नेशन का वो एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का ये काम है। तो यूनेस्को की एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अब 2005 में पेरिस में इस ट्रीटी को अडॉप्ट करा गया। उसके बाद 2007 में जब 30 स्टेट पार्टीज ने इसको रेटिफाई कर दिया तो ये सीन में आ गई। हमने भी लगभग 2005 में नाडा बनाई थी इसी के लिए। अब इसको आजकल इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे कर रही है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। ये बहुत पुरानी है, इससे पहले की है ये, नवंबर 1999 में इसको सेटअप करा गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब रूल्स जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएं इसके लिए हमने कन्वेंशन पास करी, सभी लोगों से साइन करवाई और उस कन्वेंशन को दे दिया वाडा को कि ये इन्फोर्स करनी है। अब उन कंट्रीज ने अपने अपने देशों में जाके अपनी अपनी नाडा बना ली, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। ये वर्ड एंटी डोपिंग है, फिर वो नेशनल एंटी डोपिंग है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया। अब वाडा का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स पे चलता है। जो इसमें लिखा है उसको ये वाडा इंप्लीमेंट कर रही है और सारी कंट्रीज ने इसको लगभग साइन कर लिया है ना। अब इस एजेंसी का हेडक्वार्टर कई बार पेपर में पूछा गया है, तो दैट इज मॉन्ट्रियल, कनाडा। ये पता होना चाहिए। नॉर्मली हम तुक्के मार के आते हैं रोम, रोम में है या कहाँ, वो स्विट्जरलैंड में एक शहर है, जिनेवा में, दुनिया भर के हेडक्वार्टर है वहाँ पर। यहाँ इसका नहीं है, इसका जिनेवा में नहीं है, याद रखना, इसका कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, ठीक, क्यूबेक स्टेट में। तो वाडा बन गई, वाडा के अगेंस्ट जो स्टेट नेशनल बॉडीज है वो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज, अपने देश में भी है। तो फिर ये बिल का क्या मतलब हुआ, पॉलिटी पढ़ी किसी ने क्लास में? बिल का क्या मतलब हुआ, स्टैट्यूटोरी स्टेटस दे दिया। डिफरेंट तरीके के रेगुलेशंस है ना देश में। एग्जीक्यूटिव है कि प्रधानमंत्री को लगा, सरकार को लगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन से कोई रेगुलेशन बना दिया। एक लास्ट इंडियन एक्सप्रेस का सॉरी उसका था, द हिंदू का एक्सप्लेन पेज था। इट इज रिलेटेड टू कि जो हमारी स्टेट सरकारों के मंत्री हैं उनकी फॉरेन विजिट्स को लेके केजरीवाल सरकार की वजह से कुछ इशू चल रहा है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया इस आर्टिकल में कि देश में प्रोसीजर क्या है, क्योंकि केजरीवाल को कहीं सिंगापुर वगैरह जाना था, दिल्ली के जो सीएम है, तो गवर्नर ने परमिशन नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। अब उनके कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जा रहे थे तो इनकी परमिशन का मुद्दा भी फंसा हुआ है। तो एक्चुअली ये मसला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा आएगा, लेकिन मुद्दा तो वही है सेंटर स्टेट के रिलेशंस का। तो यहाँ पे 1982 में कैबिनेट सेक्रेटरीट ने ये ऑफिशियल मेमोरेंडम दिया था, द गाइडलाइंस रिगार्डिंग फॉरेन ट्रैवल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, या स्टेट सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं तो उनकी फॉरेन विजिट्स अगर उन्होंने जाना है तो उससे पहले उनको
क्लियरेंस चाहिए होगा कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। ऐसी नोटिफिकेशन 95 में भी इशू करी गई थी, 1982 में भी इशू करी गई थी। आर्टिकल 50 के अंडर ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 50 नहीं है, कौन सा है? रिलेशंस, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं जब हम, की हार्मोनियस रिलेशंस, 51 है। हाँ, तो देर आर सर्टेन एक्ट्स जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल जो रिलेशंस है उनको मेंटेन अगर करना है तो यूनियन की पावर्स आती है, तो उसके अंतर्गत ऐसी नोटिफिकेशन इश्यू करी जा सकती हैं। और ये है, बस इतना पता होना चाहिए। अब इस पे एक पिटीशन भी गया शायद, उस पिटीशन पे अगर कुछ आता है तो हम लोग देख लेंगे अगर कोर्ट वगैरह कुछ बोलते हैं, वरना यही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड है। बाकी जो है वो पॉलिटिकल मसले हैं, वो पेपर में आते नहीं। तो तीन ही चीजें थी इस बार न्यूज़पेपर में, तीन इश्यूज जो मुझे डिस्कस करने लायक मिले। बाकी तो चाइना ताइवान है, वो हमने पढ़ लिया। इसमें आपके जो डाउट्स हैं मैं ले लेता हूँ, और एल्स वी आर डन।